गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद का लेक्चर रहेगा। यहाँ पर हमने बात की थी कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि 1932 में नवंबर टू दिसंबर के बीच में रही है। अब यहाँ पर हम वापस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। अब जब दिल्ली पैक्ट हुआ था तो मार्च से लेके दिसंबर तक का जो टाइम था, मार्च 1931 से लेके दिसंबर 1931 तक का, इस समय क्या हो रहा था? इससे पहले हमने बात की थी कि आयरविन और गांधी जी के बीच में पैक्ट साइन हुआ था। साथ में उसके बाद मार्च में यहाँ पर फरवरी में यहाँ पर गांधी जी ने बात की थी कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सितंबर में होने वाली है उसे अटेंड करेंगे। और सेकेंड राउंड टेबल के नतीजे क्या निकले, क्या आउटकम्स थे, वो हमने पिछले सेशन में पढ़े। और यहाँ पर 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी हिंदुस्तान वापस आ चुके थे। अब जो ये मार्च से लेकर दिसंबर 1931 का पीरियड था, इस समय गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने हर लेवल पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन पर काफ़ी ज़्यादा ब्रूटैलिटी से उनके ऊपर रिप्रेसिव मेजर्स लाए। यहाँ पर जो बादशाह खान के जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस वाले एरिया में जो खुद गए खिदमतकार थे, उनके ऊपर इंटेंस रिप्रेशन देखने को मिला। जहाँ पर टैक्स रिवोल्ट चल रहे थे, वहाँ पे सरकार ने काफ़ी ज़्यादा ब्रूटैलिटी दिखाई। और साथ में कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पर इमेंसली ऑर्डिनेंसेस को इशू किया गया और मास डिटेंशंस किए गए। यहाँ पर सितंबर 1931 में वेस्ट बंगाल की एक हिजली जेल में, जो कि एक डिटेंशन कैंप होता था, नाम है हिजली डिटेंशन कैंप या फिर जेल, ये वेस्ट बंगाल के वेस्ट मिदनापुर वाले एरिया में था। यहाँ पर पुलिस ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर फायरिंग भी शुरू की थी। ये जो जेल है, ये हिजली नाम की, ये इस समय आज के टाइम पे IIT खड़गपुर के कैंपस का एक हिस्सा बन चुका है। अब यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जब गांधी जी वापस हिंदुस्तान आए लंदन से, तो 29 दिसंबर 1931 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से रीलॉन्च करने का टाइम आ चुका था। ये डिसीजन लिया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने और डेट थी दिसंबर 1931। अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद सरकार का जो रवैया था ब्रिटिश सरकार का INC और गांधी की तरफ, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे थे। अब ब्रिटिश सरकार को इस बात का पता चल चुका था कि हिंदुस्तान में इंटरनल लेवल पर क्लास और कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और INC पूरी तरीके से हिंदुस्तान को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। साथ में ही उन्होंने ये भी कहा कि अब हम गांधी जी को फिर से एक मास मूवमेंट को फिर से रीऑर्गेनाइज करने जितना टेम्पो हम अब नहीं बिल्डअप करने देंगे। उन्हें रिप्रेस किया जाएगा। कांग्रेस की गुडविल में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं, कई लॉयलिस्ट हैं, कई प्रिंसली स्टेट्स हैं जो ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस से साइड हट के हेल्प करने के लिए आ रही है या सपोर्ट करने के लिए आ रही है। साथ में ही उन्होंने इस चीज़ को भी डिसाइड किया था इंटरनली कि रूरल एरियाज़ में वो किसी भी नेशनल मूवमेंट को मोबिलाइज करने का या अवेयरनेस का मौका अब हम नहीं देंगे। अब इसी के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी अपना काम जो था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के माध्यम से शुरू कर दिया। यहाँ पर दिसंबर 31, 1931 को नए वाइसरॉय विलिंगटन से जब गांधी जी को मिलने को कहा, तो उन्होंने मीटिंग करने से रिफ्यूज कर दिया था। डेट थी दिसंबर 1931, 1931। वाइसरॉय थे वेलिंगटन। He refused a meeting with Gandhi on 31 December 1931। इसी के साथ ही जनवरी 4, 1932 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड। अब सरकार जो थी वो फिर से एक्शन में आ चुकी थी। मार्शल लॉ लग रहा था, ऑर्डिनेंसेस
रिप्रेसिव ऑर्डिनेंसेस को पास किया जा रहा था, सिंपथाइजर्स, लीडर्स, एक्टिविस्ट सबको जेल में भरा जा रहा था, इनकी प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट किया जा रहा था, प्रेस पर फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, नेशनल लिटरेचर बिकना बंद हो चुका था और लोगों पर जो रिप्रेशन था वो काफ़ी ब्रूटली किया जा रहा था, खास करके औरतों पर, और गांधी के जो भी आश्रम्स थे उन्हें अब ऑक्यूपाई कर लिया गया था। अब जब ये सब हो रहा था लोगों के बीच में और भी ज़्यादा गुस्से की भावना या बदले की भावना और भी भड़क रही थी। सत्याग्रही फिर से सड़क पे आ चुके थे और रूरल और अर्बन एरियाज के जो गरीब लोग थे उन सबको मिलाकर तकरीबन 80,000 लोग जो थे वो जेलों में पहले 4 महीनों में बंद हो चुके थे। लोगों ने दुकानों का फिर से घेराव करना शुरू कर दिया, लिकर और फॉरेन क्लॉथ शॉप्स की फिर से पिकेटिंग होने लगी, इलीगल गैदरिंग्स होने लगी, डेमोन्स्ट्रेशंस होने लगे, लेकिन नॉन वायलेंट, सब गांधी के तरीके से। सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डेज वर बीइंग हेल्ड, सिंबॉलिक होस्टिंग्स ऑफ नेशनल फ्लैग वाज डन, चौकीदारा टैक्स को फिर से पे करना बंद कर दिया गया था, सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ, फॉरेस्ट लॉ वायलेशंस शुरू हुए और साथ में ही एक रेडियो ट्रांसमीटर का इंस्टॉलमेंट किया गया बॉम्बे के पास। इसी फेज के साथ साथ कश्मीर और अलवर में दो मेन अपसर्जेस भी हुई थी। लेकिन गांधी जी ये बात जानते थे कि इस लेवल का अब जो इस टाइम पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। क्यों? क्योंकि अब जो मेन लीडर्स थे वो सभी प्रीऑक्यूपाइड थे। गांधी जी और बाकी कुछ लीडर्स को टेम्पो बिल्ड करने का टाइम नहीं दिया गया था, उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया था। मासेस इस समय, जनता जो थी वो इतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने ऑफिशियली रिनाउंस कर दिया या विड्रॉ कर दिया और समय था अप्रैल 1934 का। गांधी जी ऑफिशियली विड्रू दिस मूवमेंट। लेकिन लोगों का कांग्रेस पर और गांधी जी पर जो विश्वास था एज ए सुप्रीम फोर्स वो बना रहा और गांधी जी इस समय आज़ादी के प्रति और भी ज़्यादा, गांधी जी के प्रति जो आज़ादी के लिए जो आस्था थी, जो एक विश्वास था लोगों का, वो और भी बना हुआ था। अब इसके साथ ही दो मेन हैपनिंग्स यहाँ पर होती है। एक तो रामसे मैकडॉनल्ड के द्वारा अनाउंस किया गया कम्युनल अवार्ड और साथ में ही गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच का पूना पैक्ट। अब यहाँ पर कम्युनल अवार्ड आया ऑन 16 अगस्त 1932। कम्युनल अवार्ड का मतलब यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लासेस और माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट देना था। कम्युनल अवार्ड डेट थी अगस्त 16, 1932. It was announced by British Prime Minister रामसे मैकडॉनल्ड। अब जैसे हमने बात की थी कि रामसे मैकडॉनल्ड ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 3 एक्सपर्ट कमेटीज़ को सेटअप करने की बात की थी। एक थी फ्रेंचाइजी, एक थी फाइनेंस की और एक और थी। तो इसी की एक कमेटी, इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी के नाम से एक कमेटी का गठन हुआ था, जिसकी फाइंडिंग्स के बेसिस पर कम्युनल अवार्ड बनाया गया, बेस्ड अपॉन द फाइंडिंग्स ऑफ इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी। इस कमेटी को लोथियन कमेटी भी कहा गया। इस कम्युनल अवार्ड के माध्यम से टोटल 78 रिजर्व्ड सीट्स माइनॉरिटीज को दी गई। 78 रिजर्व्ड सीट्स वर ग्रांटेड। और साथ में ही सेपरेट इलेक्टोरेट भी इस्टेब्लिश कर दिया गया। ये सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स, यूरोपियंस, सिख कम्युनिटी, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस्ड क्लासेस, इन सब के लिए था। साथ में ही एक बहुत ही प्री के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर
मराठास को भी माइनॉरिटी का मतलब रिजर्व्ड राइट्स जो थे, वो रिजर्व्ड सीट्स जो थी वो मिली थी इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब यहाँ पर कांग्रेस बहुत अच्छे से समझ चुकी थी और नेशनल लीडर्स भी कि इस अवार्ड के माध्यम से सरकार जो है वो फिर से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हिंदुस्तान के लोगों पर चलाने लगी थी। अब अगर हम डिप्रेस्ड क्लासेस को मिल रहे सेपरेट इलेक्टोरेट की अगर हम बात करें तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में हम यहाँ पर अब कुछ बातें करेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साइमन कमीशन से मिले, साइमन कमीशन 1928 वाला, और उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस को एक डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी की आइडेंटिटी देने और सेपरेट होने की बात कही थी। सेपरेट किससे होना चाह रहे थे वो? हिंदू कास्ट के लोगों से। उन्होंने कहा कि डिप्रेस्ड क्लासेस को इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए और साथ में ही एक सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। वहीं पर बंगाल डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन जो थी वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट की लॉबिंग करने में जुट गई थी। अब यहाँ पर साइमन कमीशन ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। साइमन कमीशन रिजेक्टेड इट, लेकिन उन्होंने रिजर्व्ड सीट्स के कॉन्सेप्ट को माना था। रिजेक्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट बट retained the concept of reserved seats. अब यहाँ पर जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, तब भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट के सवाल को फिर से उठाया, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में दाखिल होने वाले कौन थे? गांधी जी। गांधी जी ने रिजर्व्ड सीट्स के बारे में और सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में स्ट्रांगली ऑपोजिशन दिखाया और उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में ऑप्रेस्ड क्लासेस का, ऑप्रेस्ड मासेस का अगर कोई मसीहा है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो केवल और केवल मैं हूँ। वो और किसी भी आदमी को इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव मानने से इनकार करते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि उन्होंने मुस्लिम्स के साथ भी ये चीज़ साझा की थी और एक डील की थी कि वह उनकी डिमांड्स को सपोर्ट करेंगे अगर मुस्लिम डिप्रेस्ड क्लासेस के सेपरेट इलेक्टोरेट पर वोट ना करे या उसके अगेंस्ट वोट करे तो। पर यहाँ पर माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का गांधी जी को एक तरीके से जो विश्वास था वो नहीं मिला और आपस की जो कमियां थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थी, वो ब्रिटिश के सामने यहाँ पर नजर आई। फाइनली रामसे मैकडोनाल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ने कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ का गठन करके उसके चेयरपर्सन रहे, उसे चेयर किया और कम्युनल अवार्ड को एक तरीके से निष्कर्ष के रूप में फॉर्म किया। कमेटी ऑन माइनॉरिटीज चेयर्ड बाय रामसे मैकडोनाल्ड, और इसका क्या रिजल्ट था? कम्युनल अवार्ड। अब यहां पर इसके मेन प्रोविजंस क्या थे ये देख लेते हैं। इसके प्रोविजन के हिसाब से मुस्लिम, यूरोपियंस, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और डिप्रेस्ड क्लासेस एंड विमेन ऑल्सो, विमेन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मराठाज इन बॉम्बे प्रोविंस, इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने वाला था। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए ये अरेंजमेंट आने वाले अगले 20 सालों के लिए किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट for depressed classes for next 20 years। अब यहाँ पर कहा गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में कम्युनल बेसिस पर सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। जिन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ऑलरेडी सीट्स रिजर्व्ड हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, वहाँ पर सीट्स को डबल कर दिया जाए और जो मुस्लिम्स जहाँ पर माइनॉरिटी है वहाँ पर उन्हें स्पेशल वेटेज दी जाए।
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अलावा औरतों को 3% प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में रिजर्व सीट्स जो है वो सीट्स रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। कितनी सीट्स? 3% फॉर वुमेन इन प्रोविंसेस एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ में ही डिप्रेस्ड क्लासेस को डबल वोट मिलना चाहिए। डबल वोट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। एक वोट था जो वो तब देंगे जब सेपरेट इलेक्टोरेट के इलेक्शन होंगे, और एक वोट वो तब यूज़ करेंगे जब जनरल इलेक्टोरेट की बात आएगी। साथ में ही जो लेबरर्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, ट्रेडर्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन सब के लिए भी सीट्स की एलोकेशन की जाए। और साथ में बॉम्बे प्रोविंस में मराठास को 7 सीट्स की रिजर्वेशन मिली। 7 सीट्स रिजर्व्ड फॉर मराठाज इन बॉम्बे प्रोविंस। अब यहाँ पर कांग्रेस का स्टैंड क्या रहा? कांग्रेस ने इस चीज़ को स्ट्रांगली अपोज किया, लेकिन मन ही मन में किया, सामने नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हम कम्युनल अवार्ड की चेंज के लिए डिमांड कर सकते हैं, लेकिन तभी करेंगे अगर माइनॉरिटीज़ का कंसेंट कांग्रेस को मिले तो। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो आप ये देखें कि कांग्रेस वाले इस चीज़ को अब समझ रहे थे कि हमें जो है हिंदुस्तान की जनता हम पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वो इस चीज़ को समझ रहे थे कि हमारे अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे देश में, और ब्रिटिश उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। तो वो बेचारे ना कुछ बोल पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम इसके चेंज को फेवर करेंगे अगर माइनॉरिटीज़ का कंसेंट उन्हें मिले तो। सो बेसिकली वो कंसेंट ऑब्वियसली मिलना नहीं था, और कांग्रेस की यहाँ पर ना हाँ रही, ना एक्सेप्टेंस रही, और ना ही वो इसे रिजेक्ट कर पाए। अब गांधी जी ने इस पर क्या कहा? गांधी जी का रिस्पॉन्स ऑब्वियसली उन्होंने इसे अटैक के रूप में लिया। ही सेड दैट इट वाज एन अटैक ऑन इंडियन यूनिटी एंड नेशनलिज्म। उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग से रिप्रेजेंट नहीं करता। डिप्रेस्ड क्लासेस जो है वो हिंदुइज्म का ही एक पार्ट है, तो उसे अलग से रिप्रेजेंट करने की जगह हमें अनटचेबिलिटी की इस बीमारी को जड़ से इरेडिकेट करना है। उन्होंने कहा कि जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक जॉइंट इलेक्टोरेट में उन्हें यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के माध्यम से उन्हें इलेक्ट ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिस वन मेजर पॉइंट कि उन्होंने रिजर्व्ड सीट्स की बात पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। अब अपनी बातों को मनवाने के लिए, अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए गांधी जी एक ही काम करते हैं, वो करते हैं व्रत। तो गांधी जी ने 2 मेन व्रत लिए। एक था सितंबर 20, 1932 को, यहाँ पर एक व्रत लिया, इनडेफिनेट फास्टिंग कर दी उन्होंने। अब इस फास्टिंग को तोड़वाने के लिए 3 लोग उनके पास गए। अब गांधी जी नेशनल फादर, देश के पिता, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, तो ऑब्वियसली देश में फ्लड आ चुका है। अब उन्हें कन्विंस करने के लिए 3 लोग इनके पास गए। एक थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरे थे MC राजा, और तीसरे थे मदन मोहन मालवीय।